हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा चैनल एजी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। क्या लेके आया हूं? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। कौन सा नामकरण? IUPAC नामकरण। जिसको कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करने नहीं आया तो समझ लीजिए उसे कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। खास करके अगर आप 10 में हैं तो आपको तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर का आपसे IUPAC नामकरण या क्रियात्मक समूह पूछता है। ठीक, तो आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, और एकदम जीरो से एकदम एक एक पॉइंट आपको बेस से एकदम बताते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो आप पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और धीरे धीरे एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले देखिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, IUPAC नामकरण। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है पहले वो जानिए। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। यह एक संघ जो जिसका गठन 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में हुआ था इस संघ का गठन। ये रसायनज्ञों का एक संगठन है और इसका गठन जेनेवा में हुआ था। जब कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में 1828 ईस्वी में आप जानते हैं फेडरिक वर्लर का पहला बनाया गया। IUPAC नामकरण करने से पहले एक छोटी सी बात जान लीजिए। छोटी सी बात क्या है? देखिए IUPAC नामकरण हम लोग कार्बनिक यौगिकों का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? कार्बनिक यौगिकों का कर रहे हैं। अगर बेटा हम IUPAC नामकरण कार्बनिक यौगिकों का कर रहे हैं तो उसमें मुख्य तत्व हमारा क्या होगा? कार्बन। तो ध्यान दीजिए, बात करते हैं कार्बन की संयोजकता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की संयोजकता। देखिए कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगर कार्बन के चारों तरफ 4 डंडी नजर आ जाए तो समझ लो कि इसकी संयोजकता पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। ठीक, डंडी का मतलब ये डंडी नहीं बेटा, इसको आबंध कहते हैं। ये कोई लोहे का राड नहीं है, नहीं कोई रस्सी है, ना प्लास्टिक का राड है। हाँ, इसको हम स्प्रिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्प्रिंग कह सकते हैं। बस होता क्या है, हर एक बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर कार्बन की संयोजकता 4 है तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो हम कहेंगे कार्बन की संयोजकता क्या है? पूर्ण है। कहीं कहीं आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कार्बन की 2 ही संयोजकता क्या होती है? हाइड्रोजन से पूर्ण होती है। कितनी? और बाकी 2 जो है किसी अन्य कार्बन से पूर्ण होती है। जैसे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। ये बात एकदम याद रखिए, जब तक कार्बन 4 हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है तब तक इसकी संयोजकता कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं कंप्लीट है? संयोजकता, जिसको अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। कभी कभी कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे कार्बन के साथ जो है डबल बंध के द्वारा भी जुड़ जाता है। तो डबल बंध द्विआबंध के द्वारा जब जुड़ता है तो 2 संयोजकता इसकी यहाँ पूरी होगी, तो अब 2 संयोजकता इसके हाइड्रोजन से पूरी की जाती है। इसी तरह कभी कभी कार्बन जो है कार्बन से 3 बंध बना लेता है तो इसकी 3 संयोजकता कार्बन पूरी होती है। तो इसकी एक जो बची संयोजकता है उसको हम किससे पूरी करते हैं? 1 हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। तो समझ में आया बात में? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, यह 4 बंध बना सकता है, 1 2 3 4। अगर यह हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो इसको 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो इसकी संयोजकता कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए 4 हाइड्रोजन। कभी कभी कार्बन क्या करता है, अपने ही कार्बन से किसी दूसरे परमाणु से यह डबल बंध बना लेता। क्या कर लेता है? डबल बना लेता है ना। जब डबल बंध बना लेगा तो 2 संयोजकता इस कार्बन से पूर्ण होगी, 2 बची तो 2 हाइड्रोजन से हम पूर्ण कर देंगे। ठीक, इसी तरह कभी कभी ट्रिपल बंध बनाना होता है। जब त्रिक बना लिया, त्रियाबंध बना लिया तो 3 संयोजकता पूर्ण होगी, तो 1 हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन से पूर्ण कर देंगे। तो 4 देखिए इसकी भी पूर्ण हो गई, 1 2 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 हो गई। और इसकी भी देखिए 4 पूर्ण हो गई। तो किसी भी यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में ध्यान रखना कि कार्बन की संयोजकता 4 पूर्ण होनी चाहिए, तभी उसका IUPAC नामकरण आप ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि कार्बन की संयोजकता 4 पूर्ण होनी चाहिए, अर्थात ठेठ भाषा में कहे तो कार्बन के 4 बंध बने होने चाहिए। चलिए, ये IUPAC, जब ये IUPAC आई तो इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम 3 भागों में करेंगे। कितने भागों में करेंगे? 3 भागों में। वह 3 भाग कौन कौन होगा मैं लिख रहा हूं। इन्होंने कहा कि सबसे मुख्य भाग इनका होगा जिसे कहेंगे मूल शब्द। क्या कहेंगे? सबसे मुख्य भाग इनका क्या होगा? मूल शब्द होगा। और कुछ ऐसे भी शब्द या शब्दांश आएंगे जो मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे। कहां जुड़ेंगे? इस मूल शब्द के
पीछे जुड़ेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। ये आईपीएससी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, और ना मेरे पापा कहे, कोई नहीं कहा, ये आईपीएससी कह रही है कि सबसे पहला जो इसमें शब्द होगा, भाग होगा, वो मूल शब्द होगा, और इस मूल शब्द के पीछे कुछ शब्द जुड़ते हैं जिन्हें अनुलग्न कहते हैं, और इस मूल शब्द के आगे कुछ शब्द जुड़ेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्व लग्न कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्व लग्न कहेंगे। तो आईपीएससी ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय इनको 3 भागों में बोला कि इनका नामकरण हम 3 भागों में करेंगे। पहला भाग होगा मूल शब्द, फिर कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जो मूल शब्द के पीछे लगेंगे जिन्हें अनुलग्न कहेंगे, और कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो मूल शब्द के पहले लगेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्व लग्न कहेंगे। अब देखिए मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द जो होता है वह किसी कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिकों में जो जनक श्रृंखला होती है, जनक श्रृंखला मतलब जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है उसको बोला जाता है जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या के लिए मूल शब्द लगता है। किसके लगता है, CN, यन मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बनों की संख्या के लिए। किसके लिए, कार्बनों की संख्या के लिए, कार्बनों की संख्या के लिए लगता है मूल शब्द। और अनुलग्न किसके लिए लगता है, अनुलग्न लगता है जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन बंध के लिए। तो ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है प्राथमिक अनुलग्न, एक क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न होता है, और एक क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न होता है। क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न होता है। एक प्राथमिक अनुलग्न होता है, एक द्वितीयक अनुलग्न होता है। प्राथमिक अनुलग्न जो है जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन बंधों के लिए लगता है। अगर किसी भी जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन केवल एकल बंध या सिंगल बंध हो, कौन सा हो, कार्बन कार्बन एकल बंध या सिंगल बंध हो, इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न हम क्या लगाएंगे, इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न, इसके लिए हम प्राथमिक अनुलग्न एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन डबल बंध आ जाए, क्या जाए, कार्बन कार्बन डबल बंध आ जाए, इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न हम क्या लगाते हैं, इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न हम ईन लगाते हैं। और अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध आ जाए तो इसके लिए हम प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो जो प्राथमिक अनुलग्न होता है उसे हम बंधों के लिए लगाते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, बंधों के लिए प्रयोग करते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन सिंगल बंध नजर आए आपको तो एन लगाएंगे, अगर डबल बंध आए तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बंध मतलब 1 2 3 बंध आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जनक श्रृंखला और शाखा की पहचान कैसे करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि कौन जनक श्रृंखला है और कौन क्या है शाखा। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि कौन जो है जनक श्रृंखला और कौन शाखा है। मान लीजिए कार्बनिक यौगिक है, ऐसे उसमें जो है कार्बन 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 जुड़े हुए हैं, और उसी में यहाँ देखिए बीच में से एक कार्बन और आ गया है ना, बीच में एक कार्बन और आ गया। मैं सबकी संरचना दिखा दे रहा हूँ, यहाँ 4 बंद सब पे दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर कहाँ बंद। अभी देखिए बंद आपके हाइड्रोजन से खोल है, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन आपके छिपे हुए हैं। तो ये मान लीजिए कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें देखिए इस कार्बन से यह कार्बन जुड़ा है, और इससे यह जुड़ा है, इससे यह जुड़ा है, इससे यह जुड़ा है, इससे जब एक कार्बन से दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा और लास्ट वाला जो है पहले से न जुड़ा हो तो हम ऐसे लंबी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, जनक श्रृंखला। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, जनक श्रृंखला हो जाएगी। जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला उसे क्या कहेंगे हम, जनक श्रृंखला। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, जनक श्रृंखला। ये हो जाएगी हमारी जनक श्रृंखला। अच्छा कितने कार्बन की जनक श्रृंखला होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली है ना, 6 कार्बन वाली हमारी जनक श्रृंखला भी। अब देखिए ये वाला बच गया बेचारा, ये कार्बन बच गया, तो जो बच गया कार्बन यही कार्बन क्या कहलाएगा, शाखा कहलाएगा। ये और इतना जो क्या कहलाएगा, शाखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, शाखा कहलाएगा। एक और मैं लिख रहा हूं, जैसे देखिए कार्बन से जुड़ा कार्बन है, कार्बन जुड़ा कार्बन है, कार्बन जुड़ा कार्बन है, कार्बन जुड़ा कार्बन कार्बन, फिर यहाँ देखिए कार्बन जुड़ा कार्बन है, कार्बन जुड़ा कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ अगर पूछा जाए कि कहां से कहां तक जनक श्रृंखला, तो गिनना 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो रहा। इधर अगर चले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जब चल रहे हैं हम, ये ऐसे जब चल रहे हैं हमें 8 कार्बन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8। तो सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो ये मिल रही है ना, न कि ऐसे सीधे जाने पे। ऐसे सीधे जाने पे हमें 7 कार्बन की मिल रही थी, ऐसे जाने देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी देखिए ये आपका 6 5 हो गया,
ये आपका 5वां हो गया और ये आपका 6, 7 और ये 8 हो गए। तो ऐसे चलने पे 8 और ऐसे चलने कितने मिले थे? 7 मिले। देखिए 5, 6 और 7। तो जनक श्रृंखला वो होती है जो सबसे लंबी होती है। तो ये से लेके यहाँ तक हमने, तो ये हो गई हमारी जनक श्रृंखला। तो ये क्या हो जाएगी? जनक श्रृंखला हो जाएगी, जनक श्रृंखला, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसमें पेरेंट चेन भी कहते हैं, पीसीएच, पेरेंट चेन भी कहते हैं। ये आपकी हो जाएगी जनक श्रृंखला। ठीक है। अब देखिए ये 2 कार्बन वाला बच गया, तो ये 2 कार्बन वाला यौगिक बच गया। इस हमको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शाखा। तो पता चल गया ना, किसे कहते हैं शाखा, किसे कहते हैं जनक श्रृंखला? किसी भी कार्बनिक में जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी उसे हम क्या कहेंगे? जनक श्रृंखला कहेंगे। और उसी लंबी कार्बन की श्रृंखला में जो छोटी सी कार्बन की श्रृंखला जुड़ी होगी उसे हम क्या कहेंगे? शाखा कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ 6 कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन वाली एक छोटी श्रृंखला जुड़ी थी, इसे हम शाखा नाम दिया, और बाकी 6 कार्बन वाली हमारी क्या भी? जनक श्रृंखला भी। वैसे देखिए यहाँ पर देखिए दुविधा आपके लिए खड़ी होती है। ये सीधे जाने पे 7 मिल रहा था और थोड़ा सा बेंड हो गया तो हमें 8 मिला। तो सबसे लंबी हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में मिला श्रृंखला, इसीलिए हमको सबसे बड़ी श्रृंखला ये मिली, तो हम इसको कहें जनक श्रृंखला। तो 8 कार्बन वाली, कितने कार्बन वाली? 8 कार्बन वाली जो हो गई हमें जनक श्रृंखला प्राप्त हो गई। और बचा हुआ जो छोटी सी श्रृंखला है इसको हम क्या नाम दे दिए? शाखा नाम दे दिए। तो आपको जनक श्रृंखला और शाखा का चुनाव करने आ गया ना।